गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे सभी और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम अर्थव्यवस्था की अपनी 14 यानी 14वें भाग पर बात करने के लिए जा रहे हैं और उसमें भी हम दो सेक्शन पर बात करेंगे। एक कॉरपोरेट बैंक पर बात करेंगे और एक जो है आरआरबी जो बैंक हैं उनसे संबंधित जो हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज जो है हम अर्थव्यवस्था के भाग 14 पर बात कर रहे हैं और इसमें भी हम दो संस्थानों की आज बात करेंगे। एक कोऑपरेटिव बैंक, एक कॉरपोरेटिव बैंक की बात करेंगे जिसको हम सहकारी बैंक भी कह देते हैं, और जो इसमें दूसरा बात करेंगे हम आरआरबी बैंक। इसको हम कहते हैं रूरल रीजनल बैंक या रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कह देते हैं हम इसको, रीजनल रूरल बैंक। आज हम इन दोनों संस्थाओं से संबंधित जो बातें हैं उनको करेंगे कि इन संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ था और किस प्रकार से ये जो संस्थान है वो अपना फंक्शन करते हैं। देखिए, जैसे कॉरपोरेटिव बैंक की हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम इसमें सहकारी बैंक। देखिए, आपसे सबसे पहला प्रश्न ये बनता है मन में कि कॉरपोरेटिव बैंक होते क्या हैं। तो इसके लिए आपको एक शब्द समझने की जरूरत है, सहकारिता। कोऑपरेटिव, इसके लिए हमें एक शब्द समझना पड़ेगा। कोऑपरेटिव जो शब्द है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम करना। जैसे हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है और उसके पास में एक फार्म है। एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, इसके पास एक फार्म है, लेकिन इसके पास में कैपिटल नहीं है, इट हैज नो कैपिटल। तो आप बताइए, क्या ये इस फार्म पर खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में फार्म नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पास में कैपिटल है, इट हैज ए मोर देन कैपिटल। क्या ये व्यक्ति कहीं पर खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट हैज नो फार्मर। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में फार्म नहीं है, ना ही उसके पास में कैपिटल है, लेकिन उसके पास में विधि हैं, वैज्ञानिक विधि हैं, साइंटिफिक उसके पास में जो है मेथड है। एक व्यक्ति है, उसके पास में साइंटिफिक मेथड है, लेकिन इट हैज नो कैपिटल एंड इट हैज नो फार्म। बस ये जो है वैज्ञानिक विधि रख रहा है। तो आप सोचिए, जब इसके पास वैज्ञानिक विधि होगी, इसके पास में कैपिटल है, इसके पास में फार्म है, तीनों अलग अलग पड़े हुए हैं, तो क्या ये तीनों जो व्यक्ति हैं वह अलग अलग रह करके कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ, ये फार्म वाला ए व्यक्ति, कैपिटल वाला बी व्यक्ति और ये जो है आपका वैज्ञानिक वाला सी व्यक्ति, यदि ये तीनों व्यक्ति जो हैं एक साथ में हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यह इस फार्म पर क्या कर लेंगे? कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं या अन्य कोई भी जो कार्य है उसको आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास में तीन अलग अलग चीजें थीं, वह तीनों व्यक्ति अलग अलग से एक हुए और उन्होंने उस फार्म पर खेती कर ली। तो जब ये तीनों एक जगह पर आए तो ऐसी ही जो स्थिति होती है उसी को कह दिया जाता है सहकारिता, कोऑपरेटिव कह दिया जाता है, इसी को हम कह देते हैं। तो यहाँ प्रश्न कभी भी पूछा जाए सहकारिता क्या है, तो एक ऐसा संस्थान या एक ऐसा स्थान जहां पर लोग मिलजुल करके काम करते हों उसको हम सहकारिता कहते हैं। तो ध्यान देंगे, एक ऐसा स्थान या संस्थान जहां पर लोग मिलजुल कर कार्य करते हों, तो जो ऐसा संस्थान जो रहता है वो क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है,
कोऑपरेटिव के रूप में हम इसको जानते हैं। और देखिए कोऑपरेटिव की जो शुरुआत है वह आपके ब्रिटेन से हुई है। ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से मानी जाती है। और इसकी शुरुआत जो है हमारे स्वतंत्र भारत से पूर्व से ही जो है मानी गई है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सहकारी बैंकों के बारे में देखते हैं। तो अब देखिए सेम बातें आ गई। सहकारी बैंक का मतलब क्या है कि ऐसा संस्थान होगा जिसमें एक तरह से जो निजी लोग हैं कुछ और जो सरकार है उन दोनों की भागीदारी से वो संस्थान चल रहा होगा। तो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है एक ऐसा संस्थान जहां पर सरकार और जो लोग हैं वो दोनों मिलजुल करके उस संस्थान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो ऐसा संस्थान जो मेरे प्यारे छात्रों वह आपका जो है सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं। देखिए सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक देखेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का सबसे पहला पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, ऐसा बैंक जिसमें सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों की भी भागीदारी होती हो। तो जो ऐसा जो बैंक है वो सहकारी बैंक के रूप में जो है जाना जाएगा। दूसरी बात, सहकारी बैंक पर आंशिक रूप से आरबीआई का नियंत्रण होता है। आरबीआई हैज द मिनिमम कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। इन पर जो सबसे ज्यादा नियंत्रण होगा वो नाबार्ड बैंक का होता है। इन पर जो पर्यवेक्षण का कार्य, जो सुपरविजन का कार्य होता है वो नाबार्ड का होता है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षण का कार्य नाबार्ड का होगा। इन पर जो है नाबार्ड का जो है पर्यवेक्षण का जो कार्य है, सुपरविजन का जो कार्य है वो नाबार्ड का होता है। इन पर जो है बात समझ रहे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो सहकारी बैंकों की यदि हम उत्पत्ति देखते हैं तो इनकी उत्पत्ति जो है ब्रिटेन में हुई है और इनकी उत्पत्ति करता जो है फेडरल निकोलसन को माना जाता है। इनकी जो उत्पत्ति करता है वो फेडरल निकोलसन को माना गया है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखिए यहां से अब नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनता है उस पर ध्यान दें। एक प्रश्न ये बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, कि जो हमारी सहकारी बैंक है वो कितनी प्रकार की होती हैं। एंड हाउ टू फंक्शन फॉर द पीपल्स एंड द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्शंस, ये जो ग्रामीण और जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए कैसे कार्य करती हैं। और मैंने यहाँ पर बताया हु इज द रेगुलेट आरबीआई एंड द सुपरविजन बाय द नाबार्ड बैंक। जो नाबार्ड बैंक है उन पर सुपरविजन का जो कार्य है वो करती है। देखो इनमें मैं बहुत अच्छी चीज बताने के लिए आपको जा रहा हूं। यदि हम बात करेंगे सहकारी बैंक की, तो सहकारी बैंक बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक आर द 3 टाइप्स। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 3 तरह की हैं। यदि हम बात करते हैं यहां पर सहकारी बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक, तो देखिए ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक बैंक होता है इसमें,
प्राथमिक सहकारी बैंक होता है एक जो है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं इसको जो है। ये होता है एक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होता है। एक होता है जिला सहकारी बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, और तीसरा एक होता है राज्य सहकारी बैंक होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। राज्य सहकारी बैंक होता है, इसको कहते हैं हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। तो अगर हमसे यहां प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो सहकारी बैंक है वो कितने तरह के हैं, तो वो याद रखना है प्राथमिक सहकारी, जिला सहकारी और राज्य सहकारी होते हैं। अब हम इसमें एक एक बात कर लेते हैं, एक एक बैंक को उठा करके जो है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्राथमिक सहकारी बैंक को देखते हैं। देखिए प्राथमिक सहकारी बैंक क्या होती है, या इसी को क्षेत्रीय सहकारी बैंक भी कह दिया जाता है, रीजनल कोऑपरेटिव बैंक भी कह दिया जाता है। तो इसको या तो ये भी नाम दिया जा सकता है क्षेत्रीय सहकारी बैंक भी कह सकते हैं इसको, जो हम रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक सहकारी बैंक है क्या। देखिए मैं बता चुका हूं पहले, मिलजुल करके लोग काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको स्थानीय लोग मिलकर के खोल सकते हैं। ये क्या करेंगे, जिला सहकारी बैंक से परमिशन लेंगे और उसके अलावा ये अपने ही क्षेत्र में खोल सकते हैं। देखिए इसे स्थानीय स्तर पर खोला जा सकता है, यानी लोकल रीजन में इसको खोला जा सकता है। इसे 10 या 10 से ऊपर लोग मिलकर खोल सकते हैं। इसको 10 या 10 से ऊपर लोग जो है मिलकर के खोल सकते हैं। यह जुताई यानी प्लोइंग, बीज, सीड्स एवं छोटे कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर द प्रोवाइड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन फॉर द सीड्स एंड द प्लोइंग्स। और याद रखेंगे यह अल्पकालीन समय के लिए ऋण देती है, शॉर्ट टर्म के लिए देती है। अल्पकालीन समय का मतलब होता है 1 वर्ष से कम समय के लिए, और ये जो है अधिकतम 10,000 का ऋण दे सकती है। ये जो है अधिकतम मैक्सिमम, इट इज प्रोवाइड ऑफ द मैक्सिमम 10,000 कैपिटल, और ये इससे अधिक ऋण नहीं दे सकती है। और जो सहकारी, जो प्राथमिक सहकारी बैंक होती है, ये जो जिला सहकारी बैंक होती है उससे जुड़ी हुई होती है, ये उससे जुड़ी होती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो प्राथमिक सहकारी बैंक सबसे स्थानीय स्तर पर खोला जा सकता है, सबसे छोटा स्तर होता है ये। 10 या 10 से ऊपर लोग मिलकर खोल सकते हैं। जुताई, बीज एवं छोटे कार्यों के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, यानी उनके जो शॉर्ट टर्म जो वर्क्स होते हैं उनके लिए पैसा देती है और काम करती है जो है। और अल्पकालीन समय के लिए ये क्या करती है, ऋण देती है, यानी 1 साल से कम समय के लिए देगी, और ये अधिकतम 10,000 रुपये तक जो है ऋण दे सकती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट देखेंगे। चलिए
इसके बाद में आपका दूसरा आता है यहां से जिला सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको अन्य किस रूप में जानते हैं। पहली बात देखेंगे, जिला सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को ही केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इज द आल्सो नोन एज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो यहां ध्यान देंगे, इसी को जो है केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। पहली बात, यह जिला स्तर पर होती है। ये जो बैंक्स होती हैं कोऑपरेटिव बैंक, ये जिला स्तर पर होंगी, पहली बात। दूसरी बात, यह दीर्घ समय, लॉन्ग टर्म, के लिए ऋण देती हैं। दीर्घ समय का मतलब होता है 1 वर्ष से ऊपर दे सकती हैं, और मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल के लिए जो है ऋण देने का काम करती हैं। और ये 10,000 से 10 लाख तक ऋण देने का काम करती हैं। और जो जिला सहकारी बैंक होती है, इनको जो नियंत्रण का काम करती हैं राज्य सहकारी बैंक। कार्य राज्य सहकारी बैंक करती हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। और ये बड़े कार्यों के लिए, जैसे किसान को ट्रैक्टर लेना है, या किसान को कोई भी फार्म खरीदना है, या किसान को कोई अन्य बड़े स्तर पर खेती करनी है, तो ये उसके लिए जो है पैसा मुहैया कराती हैं। जैसे हम देख सकते हैं ट्रैक्टर है, मशीनरी है, या जो आपके कह सकते हैं हम जो बड़े किसान हैं उनके लिए ये जो है प्यारे छात्रों ऋण को उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, इसके बाद में आता है राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देखेंगे, इसके बाद में आता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको हम कह देते हैं राज्य सहकारी बैंक। देखिए, ये सबसे पहली बात तो सहकारी बैंक का एक उच्च संस्थान है, यानी सबसे बड़ा संस्थान है। जैसे कॉमर्शियल बैंक में आरबीआई था, ऐसे ही कोऑपरेटिव में जो है राज्य सहकारी बैंक है। सबसे पहली बात, यह एक उच्च स्तर का संस्थान है और इसका मुख्यालय हमेशा जो स्टेट होगा उसकी कैपिटल में मिलता है। इसका कार्यालय राज्य की राजधानी में होता है। हमेशा याद रखेंगे, जो कैपिटल होगी उसी में होगा। जैसे यूपी में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है तो उसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? लखनऊ में होगा, और इसमें किसी का खाता नहीं होता है। यह बैंक केवल जिला सहकारी बैंक को नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण का कार्य करती है, यह बात आपको ध्यान देना है। तो यह है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और एक बात याद रखेंगे, गोवा प्लस सिक्किम
में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। इन दो राज्यों में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो था हमने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देखा था। इसके बाद हम देखते हैं आरआरबी बैंक, रूरल रीजनल बैंक को देखते हैं। ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं। चलिए आते हैं। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1975 से हुई थी। यानी इट वाज द स्टार्टेड 2 अक्टूबर 1975। सबसे पहली बात, इनकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1975 से हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं गांधी जयंती के समय से हुई है। इनमें जो है, जो इनकी शुरुआत है। दूसरी बात देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूरल रीजनल बैंक। ये जो जितने भी गांव होते हैं और जितना भी कृषि क्षेत्र होता है, उनका विकास करने का काम है। उन क्षेत्र को एक डेवलपमेंट के रूप में जो है आगे की ओर लेकर के जाती है। तो सबसे पहली बात, इनका कार्य ग्रामीण यानी रूरल प्लस कृषि क्षेत्र का विकास करना है। तीसरी बात यह रहती है कि इनकी जो टोटल कैपिटल होगी, ये अपनी टोटल जो कैपिटल होती है उसका 80% ये जो खर्च करती हैं अपना जो है इन्वेस्ट करेंगी रूरल प्लस एग्रीकल्चर सेक्शन में करेंगे। यानी अपनी जो कुल धनराशि का जो 80% है, इनको कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास में ही खर्च करना पड़ता है। प्लस ये 20% को अदर सेक्टर में खर्च कर सकती हैं। ये इसको अन्य क्षेत्र में भी खर्च कर सकती हैं। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक के बाद में जो रूरल रीजनल जो बैंक हैं, ये वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली खोल दी जाती हैं। ये जो बैंक हैं कुछ लोगों के सहयोग से खोली जाती हैं। अब सहयोग कैसे होता है उसको देखो। देखेंगे, इनमें सहयोग किस किस का होगा, या हम कह सकते हैं इनमें भागीदारी, पार्टनरशिप। इसमें 3 तरह से पार्टनरशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द 50% पार्टनरशिप, यानी जो केंद्र सरकार है उसका होता है। एक तो इसमें 50% कैपिटल होती है उसकी, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द 15% पार्टनरशिप। 15% राज्य सरकार का होता है इसमें, एंड 35% ऑरिजिन बैंक, जो एक तरह से प्रवर्तक बैंक होती है। जैसे मान लीजिए एसबीआई अगर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखा खोलना चाहती है क्षेत्रीय ग्रामीण के रूप में, तो 35% उसको लगाना पड़ेगा। उसमें 15% राज्य लगाएगा, 50% केंद्र लगाएगा। इस तरह से 100% कैपिटल होती है, और इस तरह से जो है वो क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है शुरुआत होती है। जैसे अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम है। जैसे कहीं पर आप देख सकते हैं आर्यावर्त बैंक है, या कहीं और कोई भी जो नाम है वो हो सकता है। और एक बात और याद रखेंगे, प्रश्न ये पूछा जा सकता है, विच कमेटी वॉज द रिकमेंडेड फॉर द रिफॉर्म ऑफ रूरल रीजनल बैंक्स। यानी ऐसी कौन सी समिति है जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सुधार की बात की थी। तो वहां आपको याद रखना है वो समिति है विजय केलकर समिति।
विजय केलकर समिति ने जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सुधार की योजना के बारे में बातें की थी। तो अब देखिए इसके बाद में और चीज बताता हूं, कुछ चीजें और जो है प्रारंभिक समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जब शुरुआत हुई थी तो इनकी जो संख्या थी वो 5 थी। तो यहां आपको विशेष ध्यान देने वाली पॉइंट वाली बात है, प्रारंभिक समय में इनकी जो संख्या है वो कितनी थी? 5 थी। इसमें से 2 यूपी में थी, एक गोरखपुर में थी, एक मुरादाबाद में थी। ये यूपी में थी, एक भिवानी हरियाणा में थी, एक जयपुर में थी राजस्थान में, और एक मालदा पश्चिम बंगाल में थी। इस तरह से देखेंगे ये प्रारंभिक समय में जो है 5 शाखाएं 2 अक्टूबर 1975 को खोली गई थी। तो यहां प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक समय में रूरल रीजनल बैंक की कितनी शाखाएं थी। तब आपको याद रखना है कि 5 जो हैं इसकी शाखाएं थी। और एक बात और, इसकी भी गोवा और सिक्किम में अपनी कोई शाखा नहीं है, कोई शाखा नहीं है। और देखिए एक बात याद रखेंगे, इस पर भी जो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, वो किसका होता है? आरबीआई का। लेकिन सुपरविजन, पर्यवेक्षण का कार्य देखोगे वो रहता नाबार्ड का रहता है। पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो नाबार्ड का है। तो ये थी हमारी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी जो है। मेरे प्यारे छात्रों, अभी इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसमें आप अपनी तैयारी को सही तरह से बनाए रखें, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम है उनकी कभी भी डेट दी जा सकती है। जैसे भी जेल प्रहरी की डेट दे दी गई, सीटेट टाइट की डेट दे दी गई, एसएससी एग्ज़ाम की भी डेट दे दी गई है। तो इसीलिए मेरी आपसे कहना है मेरा जो है कि आप सही तरह से पढ़ें, और तब तक आप जो है हमारे साथ में इन क्लास को देखते रहें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तब तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।